हम लोग साझेदारी के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 13 का बी चल रहा था। पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन टोटल किए थे और आते हैं आज हम लोग प्रश्न संख्या 9 से करेंगे। टोटल 17 क्वेश्चन इस पार्ट में हैं, तो इधर लगभग 8-9 क्वेश्चन और हैं। आज कंप्लीट इसको हम कर लेते हैं तो साझेदारी का काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न पहले आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 से पढ़िए। प्रश्न है ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 तथा 18,000 निवेश करते हैं। इसका पूंजी क्या है हम लिख लेते हैं। ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति है। इसका पूंजी है 12,000, इसका है 15,000 और ये सी का है 18,000। ये दिया गया है पूंजी। तो यहां से अगर हम अनुपात लिखना चाहे पूंजी का तो इस प्रकार से लिखेंगे। 3 0 3 0 कटेगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18। ये हो गया पूंजी का अनुपात। ठीक है। फिर आगे फिर पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि व्यापार का प्रबंध देखने के लिए यानी मैनेजमेंट का काम देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है और शेष लाभ को ए, बी और सी में उनके पूंजी के निवेश के अनुसार बांटा जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी और सी को मिलने वाली राशि से 1,000 कम मिला हो तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। तो ये हम पूंजी का अनुपात लिख लिए हैं। आइए फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। व्यापार का मैनेजमेंट काम देखने के लिए एक को वार्षिक लाभ का 25%, व्यापार का प्रबंध देखने के लिए एक को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। लिखेंगे प्रबंध कार्य हेतु ए को मिला कितना, टोटल लाभांश का 25%, टोटल लाभांश का 25%। मान लेते हैं कि वार्षिक लाभ है x रुपया, तो इसका 25% होगा 25/100, 25 चौका 100 अर्थात x/4 रुपया। यहाँ लिख देते हैं माना वार्षिक लाभांश कितना x रुपया। तो प्रबंध कार्य हेतु ए को जितना वार्षिक लाभ हुआ उसका 25% मिला अर्थात x/4 रुपया मिलेगा। आगे फिर पढ़िएगा। फिर कहता है शेष लाभ को उसकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो शेष लाभ कितना बचेगा, शेष लाभांश जो होगा कितना होगा, टोटल लाभांश है x रुपया, x रुपया में से x/4 रुपया मिल गया एक को मैनेजमेंट काम के लिए, तो शेष बचेगा यहाँ से 4x में से x घटेगा 3x/4 रुपया। अब इसी रुपया को बांटेगा किस रेशियो में, पूंजी के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में कह रहा है कि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी के मिलने वाली राशि से इतना रुपया कम मिला हो तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा ए को बी और सी के मिलने वाली राशि से यानी कि बी और सी को जो मिलेगा टोटल उससे एक का राशि 1,000 कम होगा अर्थात दोनों का अंतर कितना होगा 1,000। बी और सी का जितना टोटल राशि होगा उससे 1,000 कम होगा ए का राशि। तो इस प्रकार से समीकरण बनना चाहिए।
तो जब इस प्रकार से समीकरण बनेगा तो देखते हैं कैसे बनेगा। बी और सी को कितना मिलेगा, यहां से हम ये निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी को कितना मिलेगा, बी का भाग है 5, ठीक है। बी का 5 भाग है, टोटल कितना भाग में, 5 4 9 6 15, 6 5 11 6 15, यानी बी का भाग है 5, टोटल कितना में, 15 में। तो जो शेष राशि बच रहा था लाभांश है 3x/4, इसमें कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। फिर सी की राशि 6 है, टोटल कितना राशि में, 5 4 9 6 15 में, तो 3x/4 में कितना होगा, तो ये हो गया बी और सी का टोटल लाभांश, बी और सी का कुल लाभांश इतना, और ए का लाभांश कितना है, ए का लाभांश है x/4 रुपया ये, ठीक है। फिर और पूंजी के अनुपात में ए को, इसको कितना मिल रहा है, 4 भाग मिल रहा है, 4 भाग मिल रहा है, टोटल 5 4 9 6 15 भाग में। तो इसका 4 भाग टोटल 15 भाग में, तो ये जो लाभांश शेष बचा था 3x/4, इसमें कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा। ये हो गया बी और सी का लाभ, और ये हो गया सिर्फ ए का लाभ, यानी दोनों के लाभ में अंतर कितना का है, 1000 का है। यहां से हम हल कर लेते हैं। 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहां से बच गया x/4 प्लस 3x/5 इंटू 2 10 माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 5 15, 4 से 4 कटेगा, तो x/4 प्लस x/5 इक्वल टू 1000, ठीक है। यहां से एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 20, 10 दूना 20, 3 दूना 6x/10, सॉरी 20 ना आएगा, तो इसका होगा 5 कम 5 4, 9x/20 इक्वल टू 1000। तो ये हो गया 6 5 11x/20 माइनस 9x/20 एक बराबर 1000। तो एलसीएम सेम 20 आएगा, 11 में से 9 घटेगा, 2x/20 इक्वल टू 1000, 2 से 500 बार में कटेगा, इसीलिए x बराबर कितना, 20 गुने 500, तो 20 गुने 500 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 2 3 0। तो यही हो गया वार्षिक लाभांश, टोटल कितना, 10,000। तो आंसर मिल गया। समझने में कहीं डाउट तो इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से आप लोग पीछे करके वीडियो को देख लीजिए। ए का लाभांश कितना होगा, 4 भाग, टोटल कितना भाग में, 5 4 9 6 15 भाग में, यानी ए का लाभांश 4 भाग है टोटल 15 भाग में। तो शेष जो लाभांश इतना बचा था, इसमें कितना हिस्सा होगा, तो इतना तो मैनेजमेंट के लिए मिल रहा था, और शेष लाभांश इसको इतना मिल रहा था, तो टोटल लाभांश ये ए का होगा। और इसी प्रकार से बी और सी का भी लाभांश हम निकाल लिए। तो समीकरण को हल करने के बाद जो 10,000 मालूम हुआ, यही हो गया टोटल क्या चीज, वार्षिक लाभांश। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन लंबा मिल रहा है, क्योंकि ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये सब एसएससी के सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो थोड़ा आपको हम समझाने में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आप लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जब ये आपको अभ्यास हो जाता है, तो आप इसको शॉर्टकट आप अपने आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट समीकरण लिख सकते थे, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से बनाए हैं। तो आइए, घबराने की इसमें जरूरत नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा लैंग्वेज बन रहा है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करें। पढ़िए 10 पर। पढ़िए 10 नंबर का प्रश्न। 3 साझेदार ए, बी और सी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए को प्रबंधक बनाया गया और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए
कुल लाभ का 10% तथा 5% मिलता है, और जो शेष लाभ बच जाता है इन दोनों के देने के बाद, उस लाभ को कह दिया कि पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो इस व्यापार में यदि ए और बी की पूंजी क्रमशः 7 लाख और 6 लाख है, यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता हो तो सी की पूंजी ज्ञात कीजिए। यहां हमें तीसरा साझेदार का पूंजी के बारे में पूछा जा रहा है। ए, बी और सी ये 3 साझेदार है। इसका पूंजी है 7 लाख, इसका पूंजी 6 लाख और इसका पूंजी कितना है ये हमें मालूम नहीं है। ये हम मान लेते हैं कितना लाख है, x लाख है। ये पूंजी का रेशियो। टोटल वार्षिक लाभ क्या है हमें ये मालूम नहीं है। हम मान लेते हैं, माना कि कुल वार्षिक लाभ 1 रुपया, मान लेकिन वर्ष में 1 रुपया लाभ हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा मैनेजमेंट काम के लिए, ए को प्रबंधक के रूप में मिलेगा कितना, कह दिया 10%। जितना टोटल लाभ हुआ है, टोटल लाभ माने 1 रुपया है, तो 1 रुपया का 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि इतना रुपया। ठीक है। और फिर बी को सहायक प्रबंधक के रूप में मिलेगा टोटल लाभ का 5%। 5% मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1/20। ठीक है। दोनों को इतना इतना रुपया मिल गया, तो शेष कितना रुपया बचेगा हम ये जान लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं शेष लाभांश। शेष लाभांश, टोटल लाभ 1 रुपया है, 1 रुपया में से 1/10 और 1/20 रुपया तो हम दे चुके हैं ए बी को। शेष रुपया कितना बचेगा, 10 दूना 20, 2 एकम 2 1, 3/20, 20 एकम 20 में से 3 घटेगा, 17/20 रुपया, यानी शेष इतना रुपया बच रहा है लाभांश। अब कहा क्या कि इसी लाभांश को ए बी और सी में उसके पूंजी के अनुपात में निवेश, यहाँ पे लिखा है कि उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे गौर कीजिएगा। बी का लाभांश कितना है, 6 है, टोटल कितना भाग में, 7 6 13 प्लस x, 13 प्लस x, यानी बी का लाभ है इतना भाग, टोटल इतना भाग में। तो जो शेष लाभ बच रहा था कितना, 17/20, इसमें कितना होगा, इतना होगा। आगे फिर इसमें और कुछ कहा गया है, शेष लाभ को उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता है, तो बी का तो शेष लाभांश पे इतना मिला, शेष जो लाभ बचा था 17/20, इसमें हिस्सा बी का हुआ इतना, इसमें बी का हिस्सा हुआ इतना, लेकिन बी का हिस्सा 1/20 भाग इधर भी है, तो 1/20 भाग ये भी जोड़ देते हैं। तो ये हो गया टोटल किसका लाभांश, ये दर्शाता है टोटल लाभ बी का। किसका लाभ, टोटल बी का लाभ। लेकिन प्रश्न में एक और लाइन दिया गया है, यदि बी को कुल लाभ का 35% मिलता है, बी को टोटल लाभ का 35%, टोटल लाभ है 1 रुपया, इसका 35% कितना होगा, तो 35/100। ये भी बी का टोटल लाभ दर्शाता है और ये भी बी का टोटल लाभ दर्शाता है। तो इस रूप में समीकरण बन जाएगा। तो यहां से हम हल कर लेते हैं, x का वैल्यू हम मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे देखिएगा, 7 5 35, 20 5 100, 17 × 6 102/13 प्लस x इंटू 20, ये हो गया 7 एकम 7/20, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 102/13 प्लस x इंटू 20, ये हो गया कितना, 7 में से 1 घटेगा
6/20 ये कटेगा 17 बार में, 20 से 20 भी कट जाएगा, तो 13 + x = 17, इसीलिए x बराबर 17 में से 13 घटेगा 4 लाख। यही हो गया किसका? सी का पूंजी। आंसर हो गया 4 लाख, मिल गया है। समझने में कहीं डाउट है तो बोलिए। यहाँ पे समीकरण हम बी के रूप में बनाए, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था बी का जो लाभ होगा वो टोटल लाभ का 35%, कुल लाभ का 35%, मतलब इतना। तो हम सोचे कि बी का टोटल लाभ आखिर होगा कितना, तो बी को मैनेजमेंट के रूप में तो इतना मिल रहा था, और शेष जो लाभ बचा था उसमें कितना होगा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा इतना होगा। 6 भाग है टोटल, बी का हिस्सा है 6 भाग, टोटल 7 6 13 प्लस x भाग में, यानी बी का हिस्सा इतना, टोटल इतना भाग में, तो 17/20 में कितना, तो ये गुना करने पे पता चलेगा। यानी शेष लाभ में से बी का हिस्सा इतना है, शेष लाभांश में से बी का हिस्सा इतना है, और बी का लाभ इधर भी इतना है, तो ये दर्शाता है टोटल बी का लाभांश। ये क्या दर्शाता है? बी का कुल लाभांश, बी का टोटल लाभांश, ठीक है। और ये भी दर्शाता है बी का ही कुल लाभांश, बी का कुल लाभांश, इसीलिए हम बी के बारे में समीकरण को सेट किए हैं। तो यहां से हम कितना मालूम कर लिए? सी की टोटल राशि 4 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। समझने में आपको जहां भी दिक्कत होगा तो फिर से आप हमेशा वीडियो को पीछे करके देखिए, समझने का फिर से प्रयास कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसको हम फिर से समझा देंगे। चलिए हम आगे 11वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 साझेदार है यहाँ पे, और टोटल पूंजी है 4 लाख। 4 साझेदार है और टोटल पूंजी कितना है? 4 लाख है। इसमें से आधी पूंजी ए लगाता है और शेष आधा पूंजी बी और सी मिलकर के बराबर बराबर लगाता है। उन्होंने डी को व्यापार का मैनेजमेंट बनाया और सहमति हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10% तथा बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। तब जो शेष लाभ बचेगा उस शेष लाभ को ए बी सी में उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। 12,600 रुपया के कुल लाभ में से ए बी सी डी के भाग ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे 4 साझेदार है और टोटल पूंजी गौर कीजिएगा, लिख दिया कि कुल पूंजी कितना? 4 लाख, ठीक है। टोटल पूंजी कितना है? 4 लाख, और इसमें से आधा पूंजी ए लगाता है, तो ए की पूंजी कितना होगा? ए की पूंजी कितना होगा? 4 लाख का आधा अर्थात 2 लाख, ठीक है। 4 लाख में से 2 लाख ए लगा दिया तो शेष बचा उधर 2 लाख पूंजी, और वो 2 लाख पूंजी में से बी और सी क्या कर रहा है आगे कि बी और सी बराबर बराबर लगाता है। तो बी और सी जब बराबर बराबर लगाएगा तो शेष 2 लाख में से बी की पूंजी कितना होगा? बी का पूंजी 1 लाख और सी की पूंजी भी 1 लाख। क्यों? क्योंकि 2 लाख तो ये लगा दिया और शेष 2 लाख में बी और सी दोनों बराबर बराबर लगा दिया। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। क्या कहा कि डी को मैनेजमेंट बनाया। डी कोई भी प्रकार का पूंजी नहीं लगाता है, लेकिन जब वो व्यापार में शामिल होता है तो सिर्फ वो मैनेजमेंट का काम संभालता है, और सहमति ये होता है कि डी को टोटल लाभ का 10% मिलना चाहिए। तो डी को कितना मिलेगा? यहां से हम लिख लेते हैं तीनों के पूंजी का अनुपात, ए बी और सी। इसका पूंजी का अनुपात क्या होगा? 2:1:1। यहां से
4 जीरो था, चारों जीरो कट ही जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट करके क्या लिखें 2:1:1। ये क्या दर्शाता है? पूंजी का अनुपात। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं। तो डी को प्रबंध के लिए कितना मिलता है लिख लेते हैं। डी को प्रबंध कार्य हेतु कितना मिलेगा? जितना टोटल लाभ हुआ है 12,600, उसका 10% मिलेगा। 10% का मतलब 10/100, यानी 1260 रुपया किसको मिल रहा है? डी को। ठीक है। उसके बाद कुल लाभ का 10%, सॉरी ये तो डी को मिल गया है, और बी और सी में से प्रत्येक को 5% मिलता है। बी और सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5%। बी को मिलेगा कितना? टोटल जो लाभ हुआ 12,600, इसमें से 5%। 6×25 के 0, बाकी 3, 5 दूना 10, 3 13, 3 बाकी 1, 5 कम 5 1 8। फिर से करते गुना गलता लिखता है। 5 6×25 के 0, बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13, 3 से 1, 5 कम 5 1 6, 630 होगा। बी को मिलेगा इतना, और ए को मिलेगा फिर कितना? उतना ही, 12,600 का 5%, अर्थात 630 रुपया। डी को मिल गया इतना, बी और ए को मिल गया इतना। आगे फिर का शेष लाभ। शेष लाभ कितना बचेगा? यहां लिखते हैं शेष लाभांश। शेष लाभांश कितना होगा? देखिएगा, टोटल लाभ था 12,600, तो इस 12,600 में से डी को मिल गया इसी में से इतना इतना इतना, यानी 12,600 में से इतना इतना काट करके जो बचेगा वो शेष लाभ होगा। तो 1260 प्लस 630 प्लस 630, 12,600 माइनस ये 1260 प्लस 1260, 12,600 में से घटेगा 0, 6 6 12 2, बाकी 1 2 1 3 2 5 1 1 2, 2520 घटा दीजिए। 0 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा कितना? 5, 5 में से 5 घटेगा 0, यानी कि 10,080 रुपया शेष लाभांश बच गया। और इसी शेष लाभांश को अब क्या कर रहे हैं? पूंजी के अनुपात में बांट देना है। शेष लाभ जो ये बचा इसको पूंजी के अनुपात में बांट दीजिए। तो पूंजी का अनुपात यहाँ टोटल कितना है? 2:1:1, यानी टोटल लाभांश 2:1:3:1 4। टोटल लाभांश होगा 4, और टोटल लाभांश यहाँ संख्या में कितना? 10,080। यहाँ से 4 दूना 8, 4 25 20, 4 दूना 8, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 2520। यहां से हमको सबका अलग अलग क्या निकालना है? सबका हिस्सा निकालना है। डी का तो निकल गया था, डी का टोटल लाभांश कितना था? 1260। एक आंसर तो ये मिल गया। और इसी तरह से हम किसका निकाल लेते हैं? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा 2 भाग है, इसे गुना कर देना है 2520 में, और साथ ही साथ ए को जो अलग से मिला था 630 रुपया, इसको भी क्या करना है? जोड़ देना है। तो ये आप हल कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। या फिर लिखेंगे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा 2520 गुना 1, तो 1 गुना 2520 उतना ही रहेगा, और अलग से जो ये 630 मिला था इसको भी क्या करना होगा? हमें जोड़ देना होगा। अब यहां लिखेंगे सी का हिस्सा।
सी का हिस्सा कितना होगा 2520 गुना 1, 2520 गुने 1। और यहाँ पे कुछ और था क्या? उन्होंने डी को मैनेजमेंट के लिए मिला था 10%, बी और सी में से प्रत्येक को 5% मिला था। सॉरी, यहाँ पे बी सी को मिला था, तो ये हो गया सी का हिस्सा। तो ए का भाग तो ये होगा नहीं, क्योंकि ए का भाग उतना ही है, इतना। इसको हल सीधा इसको गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये तो बी का हिस्सा हो गया, और सी का हिस्सा यहाँ से 630 और जोड़ देना है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लिख लीजिए इसको। आते हैं 12 नंबर में। पढ़िए 12 नंबर का क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर के व्यापार आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 5 लाख और 6 लाख लगाते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5% ए को मैनेजमेंट के लिए मिलता है और शेष लाभ को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ इतना रुपया हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर के व्यापार शुरू करता है। ये लगाता है 5 लाख और ये लगाता है 6 लाख, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5% ए को मिलता है। ए को प्रबंधक के रूप में कितना मिलेगा का टोटल लाभ का 12.5%। टोटल लाभ है 88, 1 2 3 4, इतना है टोटल लाभ। इसका 12.5% मतलब 25/2 गुने 100 कितना होगा? हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 4400, 25 चौका 100 के जीरो बाकी 10, 25 चौका 100 के जीरो बाकी 10, 25 चौका 100 और 10 110, 2 जीरो यहाँ से और आ जाएगा। तो ये हो गया ए को मैनेजमेंट के लिए मिला इतना। आगे फिर देखिए क्या करें। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, तो शेष लाभ कितना बचेगा? शेष लाभांश तो टोटल जो था 88 पर 4 जीरो, इसमें से घटा दीजिए 11 पर 4 जीरो, क्योंकि टोटल लाभ इतना में से इतना रुपया मिल गया किसको? ए को मैनेजमेंट के काम के लिए। तो शेष लाभ कितना बचेगा? 4 जीरो उतर जाएगा यहाँ पे, 77, इतना रुपया बचेगा। तो टोटल लाभ अनुपात में दोनों का हिस्सा 11, लेकिन दोनों का टोटल हिस्सा कितना होगा पूंजी का अनुपात में? इतना। तो 11 सत्य 77, अनुपात 1 बराबर इतना। तो ए का कुल लाभांश 7 से गुना कर देंगे यहाँ पे, 7 पचे 35 पर 1 2 4 जीरो, और ये हो गया शेष लाभांश में से हिस्सा। और मैनेजमेंट के लिए जो मिल रहा था उसको भी क्या करना है? ऐड कर देना है। तो टोटल यहाँ से 5 1 6 3 1 4, इतना रुपया हो गया ए का हिस्सा। और बी का कुल लाभांश, बी का कुल लाभांश कितना होगा? इसी 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 42 पे 4 जीरो, इससे इसमें गुना करेंगे, बी का हिस्सा मिलेगा शेष लाभांश में से। और बी का हिस्सा तो बस इतना ही रह जाएगा। मिला लीजिए, आंसर मिल गया है। लिख लीजिए अब इसको।
इजी क्वेश्चन था ये। आइए 13 नंबर पढ़िए। तेरह में है कि ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीना के लिए निवेश किया हो तथा उसे 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला हो, तो ज्ञात कीजिए कि ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए निवेशित किया। ए और बी है, टोटल ए और बी है, दो व्यक्ति है। यदि बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीना के लिए, 1/5 भाग पूंजी लगाया है कितना महीना के लिए, 10 महीना के लिए, ठीक है। आगे फिर कहा तथा उसे 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला है। बी को 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग, बी को कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। टोटल लाभ का 1/3 भाग अगर बी को मिला है तो शेष जो बच रहा है 3/4 भाग, सॉरी 2/3 भाग, ये किसको मिलेगा, ये हो गया ए का लाभ और ये हो गया किसका, बी का लाभ। तो दोनों के लाभ का अनुपात होगा ये, दोनों के लाभ का अनुपात हो गया ये। अब यहां से ए का पूंजी क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन में। ए ने अपनी पूंजी कितने महीना के लिए निवेश किया है। ए का पूंजी हम मान लेते हैं, यहाँ पे दिया ए बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीना के लिए, अच्छा 1/5 भाग ये लगाया है तो शेष बचेगा कितना, 4/5 भाग। टोटल पूंजी को अगर हम 1 मानते हैं तो 1 में से 1/5 भाग ए लगा दिया, बी लगा दिया, तो शेष बचेगा 4/5 भाग। ये कौन लगाएगा, ए लगाएगा। तो ये 4/5 भाग पूंजी x महीना के लिए लगा दिया। तो ये हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो होगा यही लाभांश का रेशियो होगा, ये भी लाभांश का रेशियो दर्शाता है, दोनों हो गया बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं क्योंकि ये समानुपात है, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, तो ये हो गया 4x = 10 = 2:1। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे, 4x गुना 1 10 दूना 20, 4 5 20, अर्थात x बराबर कितना, 5वां आंसर। यही हमें पूछा जा रहा था कि ए कितना महीना के लिए पूंजी निवेश किया है, तो 5 महीना के लिए। कहीं डाउट समझने में, 1/5 पूंजी था बी का, तो शेष 4/5 पूंजी ए का होगा। इसका समय था 10 महीना और इसका हम मान लिए कि ये x महीना के लिए रहा। इसमें से कहा कि बी का लाभांश होता है 1/3, तो शेष 2/3 लाभांश होगा ए का। तो यहां से समीकरण बन गया, हल कर लिए तो किसका माह निकल गया, ए का। ए व्यापार में कितना महीना रहा, 5 महीना। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न इजी है। दो साझेदार ए बी सी पूंजी का अनुपात 11:12 के अनुपात में लगाता है, उनके लाभांश 2:3 है। यदि ए ने अपनी पूंजी 8 महीना के लिए निवेश किया है तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीना के लिए निवेश किया है। ए और बी, इसके द्वारा निवेश किया गया पूंजी 11:12 और इसके लाभांश का अनुपात 2:3 है। ए ने अपनी पूंजी 8 महीना के लिए, ये पूंजी लगाया 8 महीना के लिए, ये पूंजी लगाया मान लिए x महीना के लिए। तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो रेशियो होगा, ये रेशियो किसका होगा, लाभांश का, और ये भी रेशियो है लाभांश का, दोनों हो गया बराबर। ये भी लाभांश का रेशियो और ये भी लाभांश का रेशियो, दोनों हो गया इक्वल। तो ये समानुपात का पद हो गया और इसको हल करने के लिए हम लोग जान चुके हैं। 2 चौका 8, 3 चौका 12, ये हो गया 11 दूनी 22, 3x बराबर 2:3। बाहर वाला से गुना होगा, 3x × 2 बराबर
22 गुने 3, 3 से 3 कटेगा, 2 से 11 12 में x बराबर कितना 11 महीना। ये हो गया 11 महीना बी का समय। चलिए 15 नंबर पढ़िए। जहां कहीं भी अगर दिक्कत रहे तो आप उसको फिर से देख लिया कीजिए। हमेशा हम बार बार आपको ये नहीं कहेंगे कि आप फिर से उसको देखा कीजिए, वो आपका काम रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से दोबारा देखने का कोशिश कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 15 नंबर का। राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है। राम कुल पूंजी का 1/3 8 महीना के लिए निवेश करता है, उसके बाद अपने निवेश में से 50% की कमी कर देता है। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिला हो तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया है। राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3 8 महीना के लिए निवेश किया और उसके बाद वो 50% की कमी करता है। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता है तो रहीम अपने पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इसको हल नहीं भी करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है जरा गौर कीजिएगा। राम क्या करता है कि पूंजी को निकालता है, 50% की कमी करता है, लेकिन रहीम ऐसा कार्य नहीं करता है। वो अपना पूंजी जो है शुरू से लेकर अंत तक ज्यों का त्यों कंटिन्यू रखता है। तो 2 वर्ष के अंत में लाभ को बांटा जा रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में जब लाभ बांट रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि राम की पूंजी शुरू से अंत तक रहा और रहीम का पूंजी रहीम का पूंजी रहा शुरू से अंत तक। लेकिन यहाँ पे राम का पूंजी निकाला जा रहा है, लेकिन रहीम अपना पूंजी को निकालता नहीं है। वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है, अर्थात 2 वर्ष तक रहता है। इसीलिए रहीम व्यापार में टोटल कितना महीना 2 वर्ष व्यापार में रहता है। कोई डाउट समझने में? क्यों रहता है रहीम 2 वर्ष? क्योंकि ये इस बीच में कोई भी प्रकार का पूंजी अपना वापस न निकालता है ना डालता है, तो शुरू से लेकर अंत तक रहता है। तो इसीलिए आंसर हो गया क्या चीज, रहीम 2 वर्ष के लिए क्या करता है, वो व्यापार में अपना पूंजी को लगाता है। तो आंसर हो गया इसका 2 वर्ष। हल नहीं भी करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हल करके हम कैसे आंसर निकालेंगे जरा गौर कीजिएगा। ऐसे हम लॉजिक से निकाल लेंगे, 2 वर्ष से आंसर मिल गया, लेकिन अगर हम इसको हल करना चाहे वास्तव में तो कैसे हल करेंगे गौर कीजिएगा। राम कुल पूंजी का 1/3, राम पूंजी लगाता है 1/3, तो रहीम कितना लगाएगा 2/3, ठीक है। ये हो गया पूंजी का अनुपात। ये 1/3 8 महीना के लिए निवेशित करता है, 8 महीना के लिए, ठीक है। उसके बाद 50% की कमी कर देता है। टोटल पूंजी इतना है ये 8 महीना के लिए। उसके बाद ये 1/3 में 50% की कमी कर दिया तो शेष 50% बच गया। अब ये शेष 50% रहेगा कितना महीना, 16 महीना, क्योंकि 2 साल का बात चल रहा है। 2 साल मतलब हो गया 24 महीना। 24 महीना में से 8 महीना शुरू में तो रहा और अंत में 16 महीना इधर, तो टोटल ये हो गया किसका, राम का लाभांश। तो यहाँ रहीम के बारे में, रहीम तो शुरू से लेकर अंत तक रहता है, अर्थात 24 महीना ये व्यापार में रहता है। तो ये हो गया क्या, लाभांश का अनुपात। लेकिन ये जो लाभांश का अनुपात है ये किस अनुपात में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है। राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिलता है, तो रहीम को कितना मिलेगा 3/4, क्योंकि 1 में से घटाएंगे 1/4। 1 अगर कुल दर्शाता है तो 1/4 घटा करके शेष 3/4 भाग किसको मिलेगा, रहीम को। तो ये भी लाभांश का अनुपात दर्शाता है और ये भी लाभांश का अनुपात दर्शाता है। जब इसको हल कीजिएगा तो यहां से x का नहीं, यहाँ पर हमको x मानना पड़ेगा, क्योंकि रहीम कितना समय रहा ये हमें मालूम नहीं था, ये हमें निकालना ही था। तो जब यहां से हल कीजिएगा तो ये भी x बराबर कितना आएगा
2 वर्ष। आप लोग इसको हल कर सकते हैं, हल करिएगा तो x का मान कितना आएगा, 2 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 करते हैं। 16 और 17 ये 2 क्वेश्चन अंत का बच रहा है, इसको खत्म कर लेते हैं जल्द से। सोलह नंबर का क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने मिलकर के 13,825 रुपया में एक मकान 1 वर्ष के लिए किराया पर लिया। ये 4 महीना तक इकट्ठे रहे। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। 1 वर्ष के लिए किराया पर लिया, मतलब 12 महीना के लिए ये कितना में 13,825 रुपया में मकान किराया पर लिया है। तो देखिए कितना कितना महीना सब रहा, जितना महीना रहेगा उतने महीना का किराया सब देगा। तो हम पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये सब कितना कितना महीना मकान में रहा है। तो आइए गौर करते हैं। पहला लाइन कहा है, ये 4 महीना तक इसमें इकट्ठे रहा, तीनों 4 महीना इकट्ठे रहा। इसके बाद सी मकान छोड़ करके चला गया। इसका मतलब 4 महीना तक मात्र सी रहा है, क्योंकि 4 महीना जो है तीनों इकट्ठे रहता है। 4 महीना के बाद सी चला जाता है, तो सी रहा मात्र 4 महीना। अब बी कितना महीना रहा, आगे पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगले 5 महीना के बाद बी भी मकान छोड़ करके चला गया। 4 महीना तो इसके साथ रहा ही है, तो 4 महीना इधर, अगला 5 महीना के बाद छोड़ के गया है, तो 4 महीना इधर, अब 5 महीना उधर, टोटल 9 महीना के बाद भी गया है। ठीक है। और ए कितना महीना रहा, ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, अर्थात ए शुरू से लेकर अंत तक रहा, अर्थात ये 12 महीना टोटल रहा है। तो यही हो गया, जितना महीना रहेगा उसी अनुपात में वो किराया देगा। तो ये हो गया किसका, किराया का अनुपात। 12 9 21, 21 4 25, टोटल किराया तीनों का अनुपात में 25, संख्या में इतना। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल करके प्रत्येक का अलग अलग भाग हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालिए, अनुपात 1 का मान 25 से कटेगा, 25 25 125, शेष बचेगा 13, 25 25 125, 125 शेष बचेगा 7, 25 दिया 75, तो कट गया 553 बार में। तो ए का हिस्सा 12 गुना 553, बी का हिस्सा 9 गुना 553, सी का हिस्सा 4 गुने 553। तो ये आप लोग गुना कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। कहीं डाउट समझने में? चलिए आइए, आज हम ये साझा का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ पार्टनरशिप का टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। सत्रह नंबर का क्वेश्चन, आशीष ने 5 लाख के प्रारंभिक निवेश से एक व्यापार आरंभ किया है। प्रथम वर्ष में उसे 4% की हानि हुई। गौर कीजिए जरा, टोटल रुपया कितना है, 5 लाख, यानी 5 पे 5 0। प्रथम वर्ष 4% की हानि हुई, रुपया है 5 लाख, 4% की हानि होकर के कितना रुपया बचेगा, तो 96/100। कितना बचेगा, 96/100। जो इतना राशि बचा, अब इसी राशि पे अगला साल 5% का लाभ हो गया, तो अगला साल बढ़ करके राशि हो गया इतना। ठीक है। तो अगला साल जो ये टोटल राशि हुआ, फिर इस राशि पे का ये बढ़ करके हो गया कितना, 10%। अर्थात ये जो टोटल राशि है, ये जब 10% बढ़ेगा तो कितना होगा, 110/100 होगा, 110/100।
तो ये हो गया 3 वर्ष के अंत में टोटल राशि इतना। 3 वर्ष के बाद कुल पूंजी कितना रह जाएगा, तो इतना। 3 वर्ष के बाद टोटल पूंजी इतना रहेगा। देखते हैं, 3 2 5 0, 5 0 से 2 2 4, एक 5 0 कट गया, एक 0 सी भी कट जाएगा। तो यहां से 11 पचे 55 गुने 96 गुने 105, ये गुना कर लीजिएगा आप लोग। अगर हमको लाभ निकाल, देखिए 3 वर्ष के बाद पूंजी बढ़ करके इतना हो जाएगा। था 5 लाख, हो सकता है बढ़ करके 5 लाख से बेसी हो जाए। जब पूंजी 5 लाख से बेसी हो जाएगा, क्योंकि वो 5 लाख खर्च किया था, निवेश किया था व्यापार में, तो 5 लाख से बढ़ जाएगा तो लाभ होगा, इसलिए लाभांश लिखेंगे। लाभांश कितना होगा, तो ये जितना आएगा उसमें से आप घटा लीजिएगा 5 लाख। ठीक है, तो जितना आएगा यहाँ रख करके हम 5 लाख घटा लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा जो भी आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, काम कंप्लीट कर लिए पार्टनरशिप का। एक एक करके सारे क्वेश्चन को आप लोगों को हम बता दिए हैं। अब आपका काम रहा इसको रिवीजन करना। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको ये पकड़ में आएगा। एक बार 2 बार अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिए, जब भी समय मिले आप उसको रिवीजन कर लिया कीजिए हमेशा। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग फिर से इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जहाँ दिक्कत हो वो फिर से पूछिए। अब इसके बाद हम लोग मिश्रण शुरू करेंगे, तीसरा पार्ट, जो कि अनुपात एवं समानुपात से बहुत सा रिलेटेड होगा वो। तो आज का काम हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मिश्रण का पार्ट लेकर के। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और बनाइए बढ़िया से। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। बाय।